हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे जो लास्ट दो टॉपिक्स थे उनमें हमारे पास में था एटॉमिक कॉलिजन और मोशन ऑफ ए न्यूक्लियस। हमने उनका थ्योरेटिकल पार्ट तो देख लिया था। अब टाइम है उनका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखने का। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल है कि ए पोजिट्रोनियम एटम, ठीक है ना। पोजिट्रोनियम वो होता है एटम जिसके अंदर एक पोजिट्रॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। पोजिट्रॉन क्या होता है बेसिकली, ये भी एक पार्टिकल है। जैसे एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 37 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन्हीं में से एक पोजिट्रॉन भी है। आगे मैं बताऊंगा अभी न्यूक्लियाई में कि पोजिट्रॉन किस किस प्रॉपर्टी को रखता है अपने पास में, ठीक है ना। एक पोजिट्रोनियम एटम है। A system consists of a positron and an electron that orbits each other. Let us suppose मेरे पास में यहाँ पर ये एक पोजिट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। ये एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। और ये दोनों एक दूसरे के अराउंड क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। ऑर्बिटिंग यानी कि दोनों ही मोशन में है। कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ पोजिट्रोनियम विद दोज ऑफ द ऑर्डिनरी है हाइड्रोजन एटम। तो हमें वेवलेंथ बतानी है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से वेवलेंथ निकालना चाहूँ तो वेवलेंथ का डायरेक्ट अगर आप देखेंगे बोहर्स फॉर्मूलेशन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं हमने डिराइव किया था। हमने रेडियस निकाली थी, वेलोसिटी निकाली थी, फ्रीक्वेंसी निकाली थी। वेवलेंथ के लिए हमने कोई नहीं निकाला था। इसके अलावा हमने क्या निकाली थी, एनर्जी निकाली थी, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हीं रिलेशंस को किसी तरह से रिलेट करवाना पड़ेगा वेवलेंथ से। तो मेरे दिमाग में एक रिलेशन है जो वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है, और वो है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, ठीक है ना। तो यहां से अगर मुझे एनर्जी मिल जाए, एच और सी की वैल्यू तो मेरे पास नोन है, तो मेरा काम चल जाए। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला ही था कि भाई एनर्जी हमारे पास में थी -13.6 अपॉन में एन स्केयर इंटू जेड स्केयर। पर ये कब आया था, जब हमने इसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को पुट कर दिया था। इसके अलावा हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला था जिसमें आप लोग मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। तो ये था हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला, के स्केयर जेड स्केयर ई रेस टू पावर 4 पाई स्केयर एम अपॉन 2 n स्केयर एच स्केयर। यहाँ पर अगर आप देखिए, के कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, एन एच सभी एक ही ऑर्बिट में कांस्टेंट। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के। तो मैं सीधा यही यूज़ कर लेता हूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा देखते हैं एक बार। अब देखिए, मुझे पता लग गया एनर्जी एच सी बाई लैम्डा की है। मुझे दूसरी बात क्या पता लगी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो मैं हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने कह दिया एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि एक पोजिट्रॉन के बराबर है, एम लिख दिया मैंने। अब मैं पोजिट्रोनियम की बात करता हूँ, फॉर पोजिट्रोनियम एटम। पोजिट्रोनियम एटम की बात करता हूँ मैं। तो ईपी एनर्जी ऑफ पोजिट्रोनियम एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पोजिट्रोनियम एटम। अब एक्चुअल में देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आपका क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज भी रिवॉल्व कर रहा है। और आपने अगर ध्यान दिया हो, देखा हो, तो पॉजिटिव आपका हम मानते थे एटम है, अगर ये पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, नेगेटिव इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, तो इसको हम रेस्ट में मानते थे। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये रेस्ट में ना हो तो हमें इन दोनों के मोशन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो रियलिटी में ये दोनों जिसके अराउंड घूमेंगे वो क्या होगा, इनका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना। अब चलो जरा देखते हैं सेंटर ऑफ मास अगर है तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर ये दो बॉडीज आपकी मोशन में है तो सबसे आसान तरीका है हम इन दोनों के रिड्यूस्ड मास के साथ डील कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार सबसे पहले रिड्यूस्ड मास निकाल लेता हूँ, इनका क्या होगा। तो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या था मेरे पास में कि m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m प्लस m1 प्लस m2। तो दोनों का मास सेम होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो m इंटू में m डिवाइडेड बाई m प्लस m हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इंटू में m डिवाइडेड बाई 2m, यानी कि क्या आ गया आपके पास में m/2। अगर आपका म्यू यहाँ से m/2 आ गया तो एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/2। लेट अस सपोज इक्वेशंस की नेमिंग कर लेते हैं। 1,
ये मान लो मैं 2 कह देता हूँ और ये मान लो मैं क्या कह देता हूँ, 3 कह देता हूँ। अब मैं एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कर देता हूँ, इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा m/2 अपॉन में m से m कट जाएगा, कांस्टेंट से आपका क्या कट जाएगा, कांस्टेंट कट जाएगा। तो एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू में हाफ, तो एनर्जी इसकी क्या होगी, हाफ। हमें पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, यहाँ से आप कह सकते हो। अब अगर एनर्जी आधी हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ क्या होगी, उल्टा हो जाएगी। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वेवलेंथ हमारे पास में 2 टाइम्स हो जाएगी, जो कि हमसे पूछा भी गया था कि कंपेयर करो वेवलेंथ का होगा। तो वेवलेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स। ठीक है, चलिए जरा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार नेक्स्ट से पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमसे क्या पूछा गया था, वेवलेंथ, डायरेक्ट वेवलेंथ का कोई रिलेशन नहीं था, तो हमने कह दिया एनर्जी बराबर hc/λ होगी। हमने पीछे फॉर्मूलों से देख लिया था कि एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की होती है, हाइड्रोजन का मास हमने m कह दिया। यहाँ पर इसका मास क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिड्यूस्ड मास हो जाएगा। हमने रिड्यूस्ड मास निकाल लिया, प्रोपोर्शनल कर दिया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, एनर्जी आ गई। हमें पता है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन कह रहा है ए न्यूट्रॉन विद एन एनर्जी ऑफ 4.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन दे दी है 4.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनिशियल एनर्जी है ये। तो मैं इसको इनिशियल को EI से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और क्योंकि मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो एक तरह से हम क्या कह देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं E ही लिख लेता हूँ, या आप कह सकते हो KEI। ठीक है, मैं E ही लिखता हूँ। ओके, इनिशियल एनर्जी 4.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलाइड इलास्टिकली विद प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ इलास्टिकली कोलाइड हो रहा है, तो कोलिजन आपको दे दिया है। कोलिजन कैसा दे दिया है आपको कि इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर, प्रोटॉन के साथ हो रहा है। एंड इज रिटार्डेड, कोलिजन होते ही ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रॉन क्या होगा, रिटार्ड होगा, उसकी वेलोसिटी घटेगी, प्रोटॉन को कुछ वेलोसिटी मिलेगी। अज्यूमिंग दैट अपॉन ईच कोलिजन न्यूट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय 45 डिग्री, हर कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन जो है वो 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स विच विल रिड्यूस इट्स एनर्जी टू 0.323 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, तो आपसे पूछ लिया कि हमें नंबर ऑफ कोलिजन बताना है जो न्यूट्रॉन की एनर्जी को रिड्यूस कर दे, कहाँ पर लिया है, 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर लिया, यानी कि जो फाइनल एनर्जी है न्यूट्रॉन के लिए, फाइनल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल्स टू 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक कोलिजन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप यहाँ पर देखें कोलिजन 45 डिग्री से हो रहा है, इसका मतलब 1 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है। चलिए जरा हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस सपोज, पहले ये है मेरे पास में न्यूट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेट सेम होता है, तो मैं m ही ले लेता हूँ। इसकी एनर्जी दे दी है EI इनिशियली, मान लो इसकी वेलोसिटी कोई कुछ भी मान लेंगे हम, वेलोसिटी भी मान लेंगे, कुछ भी। यहाँ पर मेरे पास में मेरा क्या है, प्रोटॉन है। जैसे ये न्यूट्रॉन इससे टकराता है, टकराते ही इस रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन है मेरी, जो मेरा न्यूट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है इस डायरेक्शन में, और ये जो डिफ्लेक्शन है वो 45 डिग्री है, इधर न्यूट्रॉन चला गया मेरा। तो मेरा प्रोटॉन इधर जाएगा किसी डायरेक्शन में, तो ये मान लीजिए कोई एंगल थीटा से चला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा हमारे पास में, हमें बताना है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। लेट अस सपोज न्यूट्रॉन यहाँ टकरा करके इधर गया, तो इसकी एनर्जी E1 आ गई पहले कोलिजन के बाद। प्रोटॉन की एनर्जी को मैं E2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। इनिशियल एनर्जी मेरे पास में EI है ही। अब ये कोलिजन मेरा 2 डायमेंशन में हो गया। मुझे पता है जब भी कोई क्वेश्चन 2 डायमेंशन में आ जाए तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, वेक्टर्स को रिजोल्व कर लूँ। तो मैं अब क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले अपने वेक्टर्स को रिजोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं वेक्टर्स की रिजोल्यूशन देखूं तो कोलिजन में मेरे पास में 2 ही रूल इंप्लीमेंट होते हैं। एक रूल तो जिनमें से है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा, और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको तो रिजोल्व करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पर इसके किसको रिजोल्व करेंगे, मोमेंटा को रिजोल्व करेंगे। मान लो एनर्जी P1 है तो इसका मोमेंटम आ गया P1, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा P1 साइन कोस 45 डिग्री। तो
इधर आपके पास में आ जाएगा कोस 45 डिग्री। इसी तरह से इसका मोमेंटा ले लेते हैं हम, प्रोटॉन का P2 कोस थीटा आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा P2 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा क्या कहता है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटा बराबर हो, तो इसका मतलब है वाई एक्सिस में जितना मोमेंटम इसका है उतना ही मोमेंटम इसका होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P1 अलोंग वाई एक्सिस के साथ डील कर रहे हैं हम। मैं लिख सकता हूँ P1 साइन 45 डिग्री मस्ट बी इक्वल्स टू P2 कोस थीटा। मुझे एक्चुअल में देखे तो मोमेंटम नहीं चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर होती है। तो यहाँ से मैं अगर मोमेंटम की वैल्यू निकालूं तो p बराबर आ जाएगा 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ pm की जगह है। तो 2m इंटू में एनर्जी क्या मानी है मैंने इसकी कोलिजन के बाद E1, तो मैं यहाँ E1 लिख देता हूँ। साइन 45 डिग्री बराबर आ जाएगा P2 अंडर द रूट 2m, इसकी एनर्जी मानी है E2 और मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ कोस थीटा। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 देखते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस देखनी पड़ेगी इक्वेशन 2, तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूँ। अब अलोंग एक्स एक्सिस पहले मोमेंटम कितना था, पहले मोमेंटम एक्स एक्सिस में था mv, तो इनिशियल मोमेंटम था, मैं pi लिख देता हूँ। बाद में कितना हो गया P1 कोस 45 डिग्री प्लस P2 कोस थीटा, तो मैं लिख देता हूँ P1 कोस 45 डिग्री प्लस P2 और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा कोस थीटा। अगेन मुझे मोमेंटा नहीं चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, पुट कर देता हूँ वैल्यू, ये आ जाएगी अंडर द रूट 2m, इनिशियल एनर्जी को EI माना है, ये आ जाएगी अंडर द रूट 2m, इसकी एनर्जी को E1 माना है कोस 45 डिग्री, प्लस में ये आ जाएगा अंडर द रूट 2m, इसकी एनर्जी को E2 माना है कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब देखो इधर अंडर रूट 2m से मैं अंडर रूट 2m काट सकता हूँ, इसमें भी अंडर रूट 2m से अंडर रूट 2m कट जाएगा। तो मेरी नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, P1 यहाँ देखिए अंडर रूट 2m से मैंने अंडर रूट 2m काट दिया, तो क्या बना अंडर रूट E1 साइन 45 डिग्री, यही बनेगा। और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट E2 साइन थीटा, यही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बनेगी हमारे पास में, इधर 2m से ये 2m चला गया, ये भी चला गया, क्या आएगा EI अंडर द रूट EI इज इक्वल्स टू E1 cos 45 डिग्री प्लस E2 cos थीटा अंडर द रूट E1 cos 45 डिग्री प्लस अंडर द रूट E2 cos थीटा। अब देखो मेरे पास में यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो गई है। प्रॉब्लम क्या अराइज हो गई है कि थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो मुझे थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, इसको इधर ले आऊँ, क्या बनेगा अंडर द रूट EI यानी कि इनिशियल माइनस में अंडर द रूट E1 कोस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू अंडर द रूट E2 कोस थीटा। मैं इसको इधर ले गया, इक्वेशन 2 आ गई। अब मुझे थीटा एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दूं मैं। चलो स्क्वायर करके ऐड करता हूं मैं। तो देखिए मेरे पास में इधर अंडर रूट E2 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट E2 कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट E1 साइन 45 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसका करेंगे तो अंडर रूट EI और माइनस अंडर रूट E1 कोस 45 डिग्री का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में से मैं अंडर रूट E2 स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास E2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। इधर से देखिएगा E1 इंटू में साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, प्लस में इसको खोलता हूँ A का स्क्वायर यानी कि EI प्लस में B का स्क्वायर यानी कि E1 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 2 अंडर द रूट EI इंटू में अंडर द रूट E1 कोस ऑफ क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब इन दोनों में से देखिए E1 सॉरी यहाँ E1 का स्क्वायर नहीं आएगा, अंडर रूट E1 था तो E1 आएगा। अब इन दोनों में से मैं E1 निकाल लेता हूँ, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फाइनल क्या बनेगा E2 इज इक्वल्स टू E1 आ गया मेरा बाहर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में क्या आ जाएगा EI और माइनस में क्या आ जाएगा 2 अंडर द रूट EI अंडर द रूट E1
इंटू में कोस ऑफ 45 डिग्री। इक्वेशन नंबर मान लीजिए मेरी क्या आ गई, ये यहाँ पर ये 4th आ चुकी थी, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई मेरी। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें तो फाइनल एनर्जी चाहिए। किसकी फाइनल एनर्जी चाहिए हमें? इस न्यूट्रॉन की, जो कि हमने E1 मानी है। यहाँ पर मेरे पास में E2 भी है, मुझे E2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब मुझे E2 को अगर एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन से, तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा सकता हूँ। क्या कहता है कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी EI बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि E1 प्लस E2 के। तो यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, EI माइनस E1। तो मैं इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ मेरी इक्वेशन 5 में, तो इक्वेशन 5 में E2 की जगह मैंने रख दिया। अब यहाँ लिख लेना ऑन यूजिंग इट इन इक्वेशन 5। E2 की जगह रखूंगा मैं, क्या आएगा, EI माइनस E1 इजिकल्स टू, तो ये बन जाएगा मेरे पास में E1 प्लस EI माइनस 2 अंडर द रूट EI इंटू में E1 कोस ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें कट रही हैं काट देता हूँ मैं, EI से मेरी EI कट गया, इसको मैं इधर ले आऊँ तो माइनस ऑफ 2E1 बराबर है माइनस ऑफ 2 अंडर द रूट EI इंटू में E1 कोस ऑफ 45 डिग्री। माइनस से मेरा माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं अगर यहाँ से लेता हूँ तो 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं दोनों तरफ अब क्या करना चाहूँ, मुझे तो E1 चाहिए, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ। तो E1 का स्क्वायर मेरा बराबर आ जाएगा EI इंटू में E1 इंटू में कोस स्क्वायर 45 डिग्री। एक E1 से एक E1 कट गया, तो मेरा E1 निकालना था मुझे, E1 आ जाएगा EI इंटू में कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो मेरा जो फाइनल एनर्जी है मेरी, देखिए वो क्या आ जाएगी, इनिशियल एनर्जी का हाफ। कब? जब आपका पहला कोलिजन होगा, फॉर फर्स्ट कोलिजन। अगर सेकंड कोलिजन हो तो क्या हो, अब देखो जब सेकंड कोलिजन होगा तो उसके पास एनर्जी कितनी है, E1 है। तो सेकंड कोलिजन के बाद एनर्जी कितनी हो जाएगी, E1 का हाफ। E1 की वैल्यू क्या है, इनिशियल का हाफ, तो इनटू में हाफ, तो क्या आ जाएगा, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इनिशियल इनटू में हाफ इनटू में हाफ, ठीक है ना। अब चलिए जरा मैं देख लेता हूँ थर्ड कोलिजन हो तो क्या होगा, फॉर थर्ड कोलिजन। अब थर्ड कोलिजन के लिए एनर्जी क्या है, E2 हाफ हो जाएगी। तो E3 बराबर E2 की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या आएगा, EI इंटू में हाफ इंटू में हाफ, ये क्या आ जाएगा, इंटू में हाफ। इसी तरह से शो ऑन एंड शो फोर्थ। तो देखिए पहले कोलिजन में EI इंटू में हाफ था, दूसरे में EI इंटू में हाफ इंटू हाफ, तो आप इसको लिख सकते हैं E2 बराबर है EI इंटू में हाफ की पावर 2। तीसरे में क्या लिख सकते हैं, E3 बराबर है EI इंटू में हाफ की पावर कितनी, 3। फोर शोन एंड शो फोर्थ हो जाएगा। तो मैं अगर एक जनरल इक्वेशन बनाऊं फॉर जनरल टर्म, तो मेरे पास में EN, मान लो nth कोलिजन के बाद हो रही है, क्या हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी इनटू में हाफ की पावर कितनी आ जाएगी, n। अब देखिए EN की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो फाइनल एनर्जी कितनी दे दी मुझे, 0.23 nth कोलिजन के बाद, ये रही मेरी। इनिशियल कितनी है, 4.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पुट कर देते हैं चलिए। 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 4.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में हाफ की पावर n। अब मेरे ख्याल से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के बाद जहाँ तक मेरा आइडिया है आंसर आना चाहिए 24। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम एटॉमिक कॉलिजन के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 डायमेंशनल कॉलिजन था ये हमारे पास में। सारा कॉन्सेप्ट वही है जो हमने +1 में सीखा, नया कुछ नहीं है। हमने एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस लगा दिया, एक बार एक्स एक्सिस लगा दिया। इलास्टिक कोलिजन था तो बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लगा दिया। वैल्यूज सब्सिट्यूट की हमारी इक्वेशंस में, और अपनी नॉन वैल्यूज निकाल दी, अननोन वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।